नमस्कार। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। यूपी में होने वाले उपचुनाव की तारीख बदल गई है। अब ये तारीख 13 नवंबर से 20 नवंबर हो गई। हालांकि उपचुनाव को लेकर सरगर्मी भी तेज है। वार पलटवार का दौर जारी है, पोस्टर वार भी जारी है। हालांकि ऐसे में इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि जो लोकसभा चुनाव में सपा ने प्रदर्शन किया था, क्या वही प्रदर्शन उपचुनाव में भी दोहराएगी या फिर बीजेपी बाजी मार जाएगी? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक पांडे जी, प्रवक्ता आरएलडी, चंचल यादव जी, प्रवक्ता सपा, सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, नावेद शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं चंचल यादव जी से लेना चाहूंगी। चंचल यादव जी, क्या लगता है उपचुनाव में जो 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है, कितनी सीटें जीत पाएंगे आप लोग? किन किन सीटों पे आप लोगों को आपकी पकड़ मजबूत लग रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जी। बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बीजेपी को पता चल गया है कि अब हमारी नैया पार नहीं होने वाली उत्तर प्रदेश में। और इसी का नतीजा है, चाहे ये चुनाव 13 को कराएं, चाहे 20 को कराएं, चाहे और बढ़ा ले जाएं और चाहे मिल्कीपुर को और आगे धकेलते चले जाएं, लेकिन इनको हारना तय हो गया है। इनका सुपड़ा साफ होना है उत्तर प्रदेश से। आप देख लीजिएगा जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आज भय भूख भ्रष्टाचार का माहौल है। आज पूरे प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें तो आप देखें ऐसा कौन सा तबका है जो बीजेपी से की सरकार से आजिज नहीं है, परेशान नहीं है, वो झेल नहीं रहा है। आप बताओ, आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। कस्टोडियल डेथ में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन। और मैं बता दूं कि आज ये उत्तर प्रदेश पक्षपात में नंबर 1 है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने में नंबर 1 है, पक्षपातपूर्ण न्याय करने में नंबर 1 है, पक्षपातपूर्ण मुआवजा देने में नंबर 1 है। और मैं आपको बता दूं, ये सरकार जो है, आप देखें, किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने में नंबर 1 है, वादा खिलाफी करने में नंबर 1 है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं शवा जी। मेरा ग्राम, मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं। मैं मेरे पड़ोस में एक तरही डिग्री कॉलेज है जहां पर हर साल बीए में कम से कम 750-800 बच्चों का एडमिशन होता था। इस बार केवल 122 बच्चों का एडमिशन हो पाया है उस सरकारी स्कूल में। आप अनुमान लगा सकते हो, बच्चे, मतलब इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके बंटाढार कर दिया है। गरीब परिवार का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो पीड़ित अगड़ा है, वो स्कूल ना जा पाए। ये सरकार की ऐसी साजिश है। दूसरा एग्जाम्पल, 27,000 प्राइमरी स्कूल आदरणीय मुख्यमंत्री जी बंद कर रहे हैं। और जनता पूछ रही है कि बताओ योगी जी, आप बड़े बड़े जुमलेबाजी करते थे, बड़े बड़े झांसेबाजी करते थे, स्कूल से आपको क्या क्या दिक्कत है? आप बताओ, जो प्राइमरी स्कूल में पांडे जी बैठे हैं, इनसे पूछिए कि प्राइमरी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं और क्यों बंद करना चाहते हो? आप जो भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पा रहे हो। आज भ्रष्टाचार के, आप देखिए, बीजेपी का भ्रष्टाचार की जर्नी बन गई है। आप पूरे देश में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के नाम इन्होंने गिनाए होंगे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद प्रधानमंत्री लगाए हों, अमित शाह लगाए हों, वो सारे के सारे आज बीजेपी गोदी में बैठ के खेल रहे हैं। जनता इनका चेहरा जान चुकी है और इनको सबक सिखाने के लिए जो है वो आतुर है। ये चाहे 13 को कराएं, चाहे 20 को कराएं, परिणाम 9 की 9 सीटों पे इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। चलिए ठीक है चंचल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं विवेक पांडे जी का। विवेक जी, चंचल जी का तो कहना है कि डेट आप लोग कितनी भी आगे बढ़वा लें, चाहे आप लोग 13 नवंबर को करवाएं या 20 नवंबर को, जीतेगी तो 9 की 9 सीटों पर सपा ही। देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करता हूं और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और चूंकि छठ पूजा आने वाली है, छठ के लिए भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा पूरे मंच पे उपस्थित सम्मानित पैनलिस्टों को। देखिए, आदरणीय चंचल भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात की। चूंकि चुनाव जो है एक कहीं ना कहीं उत्साह से वर्धित मनोविज्ञान से जुड़ी प्रक्रिया है। उसमें कोई भी प्रत्याशी ये सोच कर नहीं जाता कि मैं चुनाव हारने जा रहा हूँ। यकीनन ये होना भी चाहिए। विपक्ष के लोगों में अगर इस तरह का उत्साह देखते मिलता है तो बिल्कुल दिखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोचने वाला विषय है कि विपक्ष गठबंधन की बात कर रहा है या विपक्ष अभी भी कंफ्यूज है पूरी तरीके से अपने गठबंधन को लेकर के। पहले वो ये तय कर ले भाई, उत्तर प्रदेश की स्थिति, चूंकि चंचल भाई ने अभी जो स्थिति स्पष्ट की उसके अनुसार तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में केवल और केवल समाजवादी पार्टी लड़ेगी, यानी कांग्रेस का सफाया सुपड़ा साफ हो रहा है। भाई, जो हरियाणा में हुआ वो उत्तर प्रदेश में सभा कर रही है।
इसी प्रकार सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि एनडीए अलायंस की बात जहां तक आएगी, अभी चंचल भाई ने एक सवाल उठा करके खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया। चंचल भाई ने बड़े प्यार से, मासूमता से पूछा था हमसे कि प्राथमिक विद्यालयों में कौन पढ़ने जाता है। कम से कम मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि आपकी पार्टी के जो नेतृत्व करता है उनके परिवार से तो कोई नहीं जाता है बहरहाल, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब तबके से, जो पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, उनके जीवन को उत्थान की दिशा में ले जाने की भूमिका में कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस ने जो कदम उठाए हैं, जो नीतियां लागू की हैं, और जिस तरीके से मिनिमम मानदेय से लेकर के मिनिमम श्रमिक शुल्क से लेकर के जिस प्रकार की नीतियां एमएसएमई, चाहे हम कहें कि हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया के माध्यम से हम लगातार रोजगार सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक विकासपूर्ण कदम है, विकासकारी कदम है, जिसके माध्यम से हम युवाओं को एक सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात आती है मिल्कीपुर की। चूंकि एक सीट को लेकर के हमारे मित्र बड़े उत्साहवर्धित हैं, चूंकि बिल्कुल जायज बात है, अभी हमने सबने देखा कि था, और जिस राजा को, जो स्वघोषित राजा है वहां के, जिनको ये कार्यक्रम खुद ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, वो इंतजार कर रहे थे कि उनको कब निमंत्रण मिलेगा। अब विपक्ष पूरी तरह से निमंत्रण जीवी हो चुका है, क्योंकि जब तक उसको निमंत्रण नहीं दिया जाएगा वो अपने ही घर में किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी हास्यप्रद बात ये लगती है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने 4 प्रत्याशी दिए, और 4 प्रत्याशियों के उतरते ही जिस तरह से अबू आदमी साहब ने जो अपने समाज विरोधी सुर और राग अलापने शुरू किए हैं, उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि जनता भी भली भांति समझ रही है कि किस प्रकार से अगर समाजवादी पार्टी उत्साह में है तो उत्साह में होना बिल्कुल जायज बात है, ये अच्छी बात है, ये अपने धर्म का निर्वहन करें, लेकिन जनता बखूबी जानती है कि किस नस को दबाने के बाद उसको दर्द होगा और किस मरहम को लगाने के बाद उसको सुकून मिलेगा। जनता जानती है कि दंगों के बिना आज जिस तरह का सामान्य जीवन जनता जी रही है, जिस तरह की कानून व्यवस्था की बात करी, इन्होंने कहा कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, पूरे देश में हरियाणा अग्रज श्रेणी में आता है। सबसे पहले हरियाणा का स्थान सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी क्षेत्रीय भौगोलिक समस्याएं हैं, जिसके कारण कि हरियाणा अपराध के मामले में महिलाओं को लेकर के नंबर 1 पे है। तो एनसीआरबी के आंकड़ों पे भी बात कर लीजिएगा। मैं तो सवाल आपसे निवेदन करूंगा, एक दिन एनसीआरबी पे भी लग लीजिए, कानून व्यवस्था पे भी बात हो जाए, आंकड़ों के साथ बात हो जाएगी। इनकी सरकार में क्या था, हमारी सरकार में क्या है, प्रतिशत दर प्रतिशत बात हो जाएगी। कस्टोडियल डेथ की बात इन्होंने की। मैं तो ये पूछूंगा कि कस्टोडियल डेथ की बात आप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, किसी कस्टोडियल डेथ को काउंटर करने के लिए क्या आपकी अधिवक्ता सभा कभी कोर्ट गई है? कोई एक मामला बताइए किसी पीड़ित के लिए, अगर आपकी अधिवक्ता सभा कभी कोर्ट खड़ी हुई है? अरे आप अपने नेताओं के लिए तो खड़े नहीं हो रहे हैं। आजम खान जी और कानपुर के आपके विधायक देखिए, आज तक बेचारे जेल में हैं, लेकिन उनके लिए तो आप पैरवी कर नहीं पा रहे हैं, और आप बात जनता की कर रहे हैं। जनता की बात करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, और जब आप जनता के बीच नहीं निकलने की हिम्मत रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ट्विटर से और मंचों से केवल बयानबाजी से राजनीति करके आप सार्थकता से अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। एनडीए बिल्कुल 9 की 9 सीटें जीतने जा रहा है फिलहाल, और 10वीं सीट जिस दिन घोषित हो जाएगी, वो सीट पहले से मैं आपको यही इस मंच पे घोषणा कर दे रहा हूं कि उस सीट पे हमारा दावा भी है और हमारी जीत का परचम लहराएगा। चलिए ठीक है, सीधा रुख करते हैं सुधा मिश्रा जी का। सुधा जी, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी यूपी में वार पलटवार का दौर जारी है, पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा है, क्या लगता है? चुनाव की बात करें तो चुनाव में कितना फायदा मिलेगा आप लोगों को? सभा जी, कितना हास्यास्पद प्रश्न आपने पूछ लिया। फायदा कौन चाहता है और किस तरह से चुनाव की डेटों को बढ़ाया जा रहा है, और 1 इलेक्शन 1 नेशन कह के अपनी पीठ खुद थपथपाने वाले लोग चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, और बहाने क्या क्या दे रहे हैं वो देख के ऐसा लग रहा है कि इस देश में बैठे हुए संवैधानिक पदों पे लोग कंफ्यूज हैं, हमारा आयोग कंफ्यूज है, या जो प्रवक्ता बैठते हैं वो कंफ्यूज हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी जो प्रश्न पूछी चंचल भाई ने, विवेक पांडे भाई ने एक उत्तर नहीं दिया। स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं। सारे जवाब का उत्तर क्या होता है, हमारे गठबंधन। अरे हमारे गठबंधन में जो समस्याएं हम देख लेंगे। आप लोग जो सरकार में कब, आप पक्ष से विपक्ष में, विपक्ष से पक्ष में कब चले जाएंगे, हमारी राजनीति वो नहीं है। तो आप लोग अगर वहां पे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपसे पूछा गया कि जो बच्चे गरीब पढ़ते हैं वो कहाँ के हैं, इसका उत्तर नहीं है। सोचिए 27,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। हमारी सरकारों ने हर किलोमीटर पे स्कूल खोलकर उन लोगों को शिक्षा के द्वारा समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का प्रयास किया था, और ऐसी सरकार आई है जो उन स्कूलों को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में फिर से उन गरीब बच्चों को वापस पीछे धकेलने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे लोग जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पे बड़ी बड़ी होल्डिंग्स,
बड़े बड़े चित्रहार बना के टांगते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, वहां पे छुट्टी का बहाना लेके चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। बाकी तो अयोध्या की सीट छोड़ ही दीजिए उपचुनाव के लिए, वो इनसे ना हो पाएगा। इनका उत्तर जब भी कुछ पूछेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, इनके गठबंधन है। भाई हमारा गठबंधन, हमारे घर में हम सब्जी रोटी खाएं, पनीर रोटी खाएं, कुछ ना खाएं, आपके पेट में दर्द काहे हो रहा है, अपना हम संभाल लेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के साथ बैठे हुए आप लोग उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिन पे जवाबदेही आपकी बनती है। उपचुनाव क्यों टला? क्या पहले त्योहारों की घोषणा नहीं थी क्या? त्योहार अचानक आ गए थे क्या? जब आप उपचुनाव की तारीख कंफर्म हुई थी तो त्योहार नहीं थे, अचानक आकाशवाणी हुई कि नवंबर में त्योहार है, अब उपचुनाव आगे बढ़ाइए। अरे गजब ही लोग हैं ये लोग, और बात करते हैं बड़ी बड़ी। स्कूल बंद हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, उसकी भी आकाशवाणी हो गई क्योंकि इनको पहले मालूम नहीं था 50 बच्चे कम हैं। अरे 50 बच्चे कम थे तो उनकी संख्या बढ़ाते, उनको वो सुविधाएं देते, लेकिन स्कूल बंद कर दो, चुनाव को आगे बढ़ा दो, एक चुनाव रोक लो, अपने अधिकारियों को बदल दो, ये कर दो कर दो। क्यों? वजह सिर्फ एक है, एन केन प्रकारेण विजयश्री हमारी हो। लेकिन चूंकि विवेक पांडे भाई ने कहा जनता सब कुछ जानती है, भला हो राजीव गांधी जी का, जिन्होंने इस देश में संचार क्रांति को लाके इस देश की जनता को हर चीज से जोड़ा, और जोड़ने का जो शिक्षा का जो फायदा हुआ, संचार क्रांति का जो फायदा हुआ कि आज लोग इनसे प्रश्न, एनसीआरबी के आंकड़ों में हरियाणा को प्रथम स्थान पे दिलाने वाले ये भूल जाते हैं कि नहीं की सरकार है वहां पे, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश को छोड़ेंगे, हरियाणा पहुंचेंगे और कहेंगे ना ना सब चंगासी। तो दुनिया में आपकी इंफॉर्मेशन से भारत में नहीं हर जगह पहुंच रही है। अपने प्रश्नों का उत्तर प्रश्न के उत्तर में दीजिए, हमसे प्रश्न न करिए। हमारे जो समस्याएं हैं, हमारी जवाबदेही अपने गठबंधन के लिए बनती है। सरकार में बैठे हुए आप लोगों की जवाबदेही जनता के प्रति है। उस जवाबदेही के प्रश्न का उत्तर जवाब में दीजिए। आप एक उपचुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, टलता जा रहा है, टलता जा रहा है, और बात करते हैं कि आपने देश संभाल रखा है। आपने इस देश के संविधान को हत्या बताते हुए सिर्फ स्वार्थ की राजनीति में अपने आप को आगे करने की पुरजोर कोशिश कर रखी है। उसका उत्तर दिया करिए। चलिए ठीक है सुधा जी। विवेक जी, सुधा जी का तो कहना है कि गठबंधन की बात वो आपस में देख लेंगे, जिन मुद्दों पे आप लोगों को बोलना चाहिए आप उस पे क्यों नहीं बोलते? वो तो उनके घर का मामला है, वो हल कर लेंगे। हम तो बिल्कुल मुद्दों पे बात करने के लिए बैठे हैं। मैं तो ये देख के हतप्रभ हूँ कि आज इनको ये पहली बार ये वक्तव्य देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये घर का मामला है, ये घर में सुलझ लेंगे। भाई घर का मामला है तो घर तक सीमित रखिए, क्यों सोशल मीडिया और सामाजिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बाहर आ रही है बातें? स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, चुनाव टल क्यों रहा है, क्या आकाशवाणी हुई थी, महिलाओं के प्रति किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी आप स्थिति जग जाहिर है। वो वक्तव्य यहाँ दे नहीं सकता। भाई किस तरीके से मर्यादा बहुत पकड़ ही नहीं, मैं बिल्कुल आपके शब्द नहीं पकड़ रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किस आप पकड़ भी नहीं पाएंगे शब्दों की मर्यादा। आप लोगों को हमें नहीं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, वो भी जनता देख रही है। किसको? और बहुत अच्छी बात है किस तरीके से इन्होंने क्या कहा। पांडे भाई शब्द बताइए, हमने प्रौद्योगिक क्रांति लाई। शब्द बताइए, मैं आगे नहीं बोलने दूंगी। मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया, पहले वो शब्द बताइए, मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया। ना ना ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया, जवाब दीजिए। नावेद शिकोर साहब भी बैठे हुए हैं। मैंने किन शब्दों का प्रयोग, समाजी नहीं, इनसे पूछिए मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया, बताएं। मैंने तो आपके शब्द पकड़े ही नहीं, आप ही पता नहीं क्यों। आप कह रहे हैं किन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, आप बताइए। इतने समझदार हैं तो मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया जो जनता देख रही है। महाराष्ट्र में नहीं पता है क्या महिलाओं के प्रति क्या जो महिला सम्मान की बात कर रहे थे, महिलाओं के प्रति किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, झूठ कितना बोल रहा है बताइए। अच्छा ठीक है विवेक जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते नवेद जी का। चंचल जी, मैडम 10 सेकंड मेरा ऐड ऑन कर लीजिए तो नवेद जी मेरा भी जवाब दे देंगे। 10 सेकंड ऐड ऑन कर लीजिए। जी बोलिए। देखिए विवेक भाई, देखिए दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। मेरा सवाल था बड़ा ईमानदारी से कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करी। बताओ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ कि सत्तारूढ़ का विधायक, पिछड़े समाज का विधायक लतियाया जाता है और मुख्यमंत्री का सजाती। अरे सुन लीजिए, अरे भैया प्रकरण भूल गए हैं क्या आप ही के विधायक? अरे सुनिए ना, भूल गए हैं क्या? अरे सुनिए ना, मैं पूरी बात तो आने दीजिए। अरे तो पूरी बात तो आने दीजिए विवेक भाई। नहीं गलत बात है, पूरी बात, पूरा सवाल पहले सुन लीजिए। आप पूरा सवाल सुन लीजिए, सुनिए। मैंने कहा कि सत्तारूढ़ का विधायक लतियाया जाता है नावेद भाई,
और आप जानिए 8 दिन लग गए उसको अपने FIR कराने में, 8 दिन लग गए। और हम बैठ के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। चौराहे पे किस आप बताओ मुझे, 8 दिन लग गए FIR कराने में, सत्तारूढ़ का बैठा हुआ विधायक। अरे बताओ विवेक जी, मैंने सवाल पूछा कि बताओ विधायक को अपने FIR कराने के लिए सोचो कि पुलिस किस लेवल पर, कैसी मानसिकता वाली सरकार है, किस लेवल पर काम कर रही है। अगर वो मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति है तो किसी को लग सकता है, अगर वो पांडे जी है तो पांडे को भी लग सकता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री का सजाती होना चाहिए। पढ़ा था, आपको भूल गए क्या उस प्रकरण को? क्या बात कर रहे हैं, भूल गए उस किसको? प्रकरण को आप? किसको? लीजिए, अब आप पवन पांडे जी का प्रकरण ही भूल गए। अरे मेरे भैया, मैंने क्या सवाल पूछा? उनको अपमानित किया गया था, तत्काल कार्रवाई होगी, तत्काल। 8 दिन लग गया उस विधायक को दौड़ते भटकते हुए, रोते हुए, 8 दिन लग गया उस बेचारे योगेश वर्मा को। सुनिए, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुनिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जानकारी कर लो आप। अभी वो अवधेश सिंह जेल में नहीं गए हो, क्या बात करेंगे आप? उस पर आप जितना कहेंगे उतना ज्यादा डिबेट होती जाएगी। ठीक है। और सवाल, बहराइच वाले दंगे में इन्हीं के पार्टी के विधायक ने इनके लोगों के खिलाफ FIR कराई। आप बताओ क्या कार्रवाई की आपने? चंचल जी फिर रुक कर लेंगे, नवेद जी भी हमारे साथ बहुत देर से हैं तो उनसे सवाल ले लेते हैं। नवेद जी, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो क्या लगता है उपचुनाव में सपा लोकसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन दिखा पाएगी या बाजी इस बार बीजेपी मार लेगी? देखिए, ये उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव जैसा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे देश की राजनीति किस दिशा में है। उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में फीकी पड़ गई थी, क्या वाकई वो फीकी पड़ती रहेगी या उसने उसको रिकवर कर लिया है। ये उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि विपक्ष का जो सबसे मजबूत हथियार है PDA, जिसको पूरे इंडिया गठबंधन ने अपनाया है और राष्ट्रीय परिवेश में उसको ले जाना चाहता है या ले जा रहा है, उस PDA में कितना दम है। क्या PDA ने लोकसभा में जो सफलता उत्तर प्रदेश में हासिल की थी वो क्या वैसी ही कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। ये नतीजे, ये दरअसल ये चुनाव दो देश के बहुत बड़े नेताओं के चेहरों पर हो रहा है। ये योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, ये देश के बड़े नेता हैं, इनके चेहरों पर और इनकी ताकत का अंदाजा लग जाएगा इस नतीजों के बाद। क्योंकि अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये तय हो जाएगा कि भाजपा थोड़ी सी चूक हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, दिल्ली और यूपी के बीच में जो टकराव था उसकी वजह से नुकसान हो गया था। अब सब कुछ ठीक हो गया, भाजपा उसी ताकत में है। लेकिन अगर भाजपा 5 से कम सीटें लाती है, समाजवादी पार्टी 5 से अधिक सीटें ले आती है, तो ये तय हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कितने दिन तक अपना सफर जारी करेगी। उनकी कुर्सी के ऊपर ये बात ये तय करेगा चुनाव। क्योंकि अगर भाजपा जीतती है तो ये भी बात सही है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो पावर है वो नेक्स्ट टू हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के बाद हो जाएगा। और अगर बीजेपी फिर हार जाती है लोकसभा के बाद में तो कहीं ना कहीं कुर्सी के ऊपर भी बात आएगी। क्योंकि इस चुनाव में पूरे तरीके से फ्री हैंड छोड़ दिया है जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो योगी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। इस बार ये वजह नहीं होगी कि जैसे लोकसभा में कहा गया था कि जिस तरीके से केंद्र ने दखल किया था, टिकट बंटवारे में योगी कुछ चाहते थे, वहां से कुछ रिकमेंड हो रहे थे, पता चला कि कुछ जाति के नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है उनको साइडलाइन किया जाना की कोशिश की गई थी यूपी से, केंद्र से उनको फिर से कहीं ना कहीं ताकत दे दी गई थी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग को कहा जा रहा था कि लोकसभा में भाजपा हार गई। इस बार ये ऐसा कोई बहाना या ऐसी कोई वजह नहीं चलेगी, क्योंकि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ रही है। और टेक्निकली जो पर्दे के पीछे सारी तैयारी होती है उसको मैं खुल के नहीं कह सकता, क्योंकि वो आरोपों के ऊपर होती है। प्रशासनिक लेवल की जो विपक्ष आरोप लगाता है उससे लेकर वो कैडर तक और आपसी सामंजस्य को मजबूत करने के को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर संघ से लेकर उत्तर प्रदेश का संगठन और उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे लोग
ये सब पूरी एकता के साथ अब इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी बहुत बेहतर तरीके से चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से विफल करना बहुत आसान नहीं है। अखिलेश यादव बहुत ही सलीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने टिकट का बंटवारा भी बड़ा सलीके से वैसे ही किया है जैसे लोकसभा में किया था। और इस चुनाव में क्योंकि अखिलेश यादव के चेहरे का प्रश्न है और उधर योगी आदित्यनाथ के चेहरे का प्रश्न है, सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी ज्यादा सीट आती है और चुनाव हार जाती है चुनाव, तो कहीं ना कहीं इस बात का फायदा कांग्रेस को दूसरी सूरत में मिलेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को बड़ी स्पेस देना पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर भाजपा हार जाती है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की ताकत को केंद्रीय नेतृत्व कमजोर करने का एक हथियार अपना सकता है, जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि मर्मरिंग होती है। इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व से लेकर उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के बीच में वो रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इधर माहौल कुछ भाजपा का बेहतर बना, आपसी सामंजस्य नजर आया। जिस नारे को योगी आदित्यनाथ ने दिया उसको संघ ने भी अपनाया, केंद्रीय नेतृत्व ने, मोदी और अमित शाह ने भी अपनाया। तो इस वक्त फ्री हैंड होकर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो नहीं जीतते हैं तो उनके ऊपर एक मुसीबत आ सकती है, और अगर जीतते हैं तो उनकी ताकत इस देश में दूसरे नंबर पर आ सकती है। यहां तक कि मैं खुल के कहूंगा कि अमित शाह की ताकत के बराबर वो खड़े हो सकते हैं और अमित शाह की भी ताकत कमजोर हो सकती है। इस मायने से पूरे देश की राजनीति की दिशा और उसका वजन बताने वाला ये चुनाव है। ये मामूली कोई उपचुनाव नहीं है। इसमें ये बात भी तय हो जाएगी कि अखिलेश यादव का पीडीए क्या सचमुच विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बन के देश में आगे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है, क्या पीडीए का बल फ्यूल हो सकता है। ये सारी दो सूरतें हैं। ये दो सूरतों में जो भी सामने आएगी उसमें अखिलेश यादव की बढ़ती हुई ताकत तय करेगी या योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी बढ़ती हुई ताकत तय करेगी। लेकिन एक चीज बिल्कुल ये बस मैं 1 मिनट में एक बात कह दूं कि हरियाणा चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हौसले बढ़े थे, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से लोकसभा भाजपा हारी थी तो कहीं ना कहीं उसके हौसले पस्त थे, वो बढ़े थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ परिस्थितियां ऐसी तय हो गई जिसकी वजह से भाजपा को कहीं ना कहीं पसीने आए। इस बात पे कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगा होता है यूपी में, वही उत्तर प्रदेश जिसकी तारीफ हम दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश करने को लेकर हम ये कहते रहे, हम लोग भी डिबेट में कहते रहे कि योगी जी की ये बहुत बड़ी तारीफ है कि उन्होंने दंगों को कम किया, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया। लेकिन यहाँ सांप्रदायिक दंगा होता है और मरता कौन है? हिंदू समुदाय का एक नौयुवक। अभी आप लोगों ने चर्चा छेड़ी जिस तरह से सरकारी स्कूलों को बंद करने की बात आई, जिस तरीके से हिरासत में मौत हो जाती है और मामूली आरोपियों की, ये सारी चीजें कहीं उत्तर प्रदेश की जो चमक थी उसको धुंधली करने की स्थितियां पैदा करने वाला माहौल पैदा हुआ और उसी में ये उपचुनाव भी होने जा रहा है, और वो भी योगी के चेहरे पर। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने बड़ी तरीके से बड़ा अपना दिल दिखाया है और बड़ा त्याग करके पूरा मैदान छोड़ दिया है। उसके बाद भी अखिलेश 5+6+ सीटें अगर नहीं ला पाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में ज्यादा स्पेस देना पड़ेगी। जिस तरीके से बैकफुट पे अखिलेश यादव कांग्रेस को ले आए इस उपचुनाव में हरियाणा हारने की वजह से, वैसे अगर अखिलेश यादव नहीं जीतते हैं, अच्छी सीटें नहीं लाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर लाने की कोशिश करेगी। चलिए ठीक है, इन सब के बीच अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी आया है। चुनाव की तारीख जो बदली गई है उस पर अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है। पहले वो ट्वीट आप लोगों को सुना देती हूँ। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि टालोगे तो और भी बुरा हारोगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी। दरअसल बात, उन्होंने आगे लिखा है कि दरअसल बात यह है कि उम्र में उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया।
जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। तो चलिए विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, अखिलेश यादव सपा प्रमुख का ये ट्वीट आया है कि हारेंगे तो टालेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि एक अपरिपक्व बयान है एक तरीके से, क्योंकि एक अनुभवी राजनीतिज्ञ को कुछ भी लिखने और कहने के पहले ये तय करना चाहिए कि किस संस्था की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। सरकार चुनाव नहीं कराती है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी बाकायदा चुनाव आयोग की है। और मैं कहता हूं कि अगर कोई आपत्ति है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चैलेंज कर दीजिए ना। भाई, आदरणीय कपिल सिब्बल जी आप ही की पार्टी से इस समय हैं और वहां बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप करिए ना। केवल ट्वीट करने से आपको क्या लगता है कि संवेदनाएं हासिल हो जाएंगी? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई चुनाव सरकार कराती है। ये आज मैं पहली बार सुन रहा हूं और मुझे लगता है आपके दर्शक भी पहली बार सुन रहे होंगे कि चुनाव भी सरकार कराती है। तो चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, चुनाव आयोग किस लिए बनाया गया है, ये जो संवैधानिक बॉडी है क्यों है, भाई इसको जरा विपक्ष स्पष्ट कर दे तो वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी एक लोकप्रिय नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनके ऊपर कोई कटाक्ष या टिप्पणी करना वो मुझे लगता है कि एक अशिष्ट राजनीति का परिचय होगा। तो मैं उनपे कोई भी शब्द कहने से बेहतर मैं चाहूंगा कि भाई विपक्ष के लोग बैठे हैं वही स्पष्ट कर दे कि चुनाव आयोग कौन कर, चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, चुनाव आयोग का कार्य क्या है और चुनाव करवाता कौन है। तो भाई ये तो चुनाव आयोग से पूछने वाला सवाल है, ये पूछे ना विपक्ष, हम कहाँ मना कर रहे हैं इसके लिए। हम तो आज चुनाव हो तो आज भी तैयार हैं, हम तो कल चुनाव हो कल भी तैयार हैं। अब लेकिन चुनाव आयोग अगर कोई निर्णय ले रहा है तो उस पर सवाल उठाना लाजमी है, विपक्ष उठाए, बिल्कुल उसका जवाब दे। कल चुनाव अगर होता है तो हम कल चुनाव में आने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, सुधा जी कुछ कहना चाह रही थी आप? इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अचानक 7 दिन पहले तारीख बदलने के लिए आकाशवाणी हुई थी चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को त्योहार के बारे में कोई सूचना ही नहीं थी। अरे तो पूछिए जाकर के चुनाव आयोग से अरे पूछिए ना, क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? पूछते नहीं चुनाव है। आयोग ने इसके ट्वीट कर पहले, देने से थोड़ी पूछा जाता है, बाकायदा प्रतिवेदन दीजिए। विवेक जी बोलने दीजिए, सवाल कुछ लेंगे आपसे। प्रश्न आता है दिमाग में, सुनने की डालिए। आकाशवाणी अचानक नवंबर में कोई त्योहार नहीं था। अरे चुप रहिए, नवंबर में कोई त्योहार था नहीं सभाजी। अचानक आकाशवाणी हुई उत्तर प्रदेश में कि सुनो 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 दीपावली का त्योहार है, चुनाव की तारीखें बढ़ा दो। इसके पहले कोई सूचना थी नहीं और ये सूचना आई तो त्योहार के लिए बढ़ा दिया गया। अब दिक्कत इस बात की है कि जो वजह बताई गई है भाजपा और रालोद के लोगों ने मांग की थी और उस पे हम प्रश्न खड़ा न करें। भाई बड़ा प्रश्न तो यही है कि 7 दिन पहले नामांकन करवा लिया, आप प्रचार करवा रहे हो, प्रचार अंतिम चरण में है और अचानक उपचुनाव की तारीखें बदल लेना। उसके बाद आप कह रहे हो कि कुछ पार्टी के लोगों ने कहा, कुछ में कौन, रालोद और भाजपा का नाम आ रहा है। आप बताइए कि अगर इनकी हालत पतली नहीं होती, भाई त्योहार खत्म हो चुका है और जैसे चुनाव होते हैं भारत में त्योहार आते ही रहते हैं और भारत में त्योहार आने की सूचनाएं 1 साल पहले से होती हैं। अचानक इन लोगों को भविष्यवाणी हो रही है। दिक्कत इस बात की सभाजी की जब प्रश्न सही पूछेंगे तो ये लोग कहेंगे चुनाव आयोग सरकार थोड़ी नहीं चलाती है। अरे भाई चुनाव आयोग के लोगों को सेलेक्ट सरकार ही तो कर रही है। क्या ये मेरा प्रश्न सही नहीं है? सही उत्तर को देने के लिए सही तथ्यों की जानकारी रखिए विवेक जी। सरकार के लोग ही आपके बैठे हुए उनके लोगों का चुनाव कर रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं अगर सारे काम सुप्रीम कोर्ट करने लगे तो सरकार में कर क्या रहे हैं आप लोग? सब सुप्रीम कोर्ट से जवाब ले लेंगे। चलिए ठीक है सुधा जी, विवेक जी जवाब दे दीजिए फिर रुक करेंगे। अरे पहले मेरे भी सवाल ऐड कर लो तब जवाब लो। जवाब दे रही हैं। विवेक जी सवाल उनका भी जवाब ले लेते हैं। विवेक मेरी भी सवाल ऐड ऑन कर लो, जवाब दे दीजिएगा, वो ज्यादा सही होगा। सभाजी थोड़ा सा करेक्ट कर दिएगा अगर कोई गलत हो बोलो। बिहार में भी उपचुनाव हो रहे हैं, वहां की डेट आपने क्यों नहीं डाली? आप मुझे बताओ, क्या ऐसी मजबूरी है? और यहाँ पे आप बिहार उत्तर प्रदेश में अधिकतर त्योहार सब एक जैसे ही होते हैं, जैसे हमारे यहाँ छठ है, अभी दीपावली थी, सारे के सारे एक तरीके से रहन सहन है। तो ये बताओ क्या बोलोगे आप? और आपको भी पता है चुनाव आयोग में किस तरीके से, चुनाव आयोग का अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, आपने किस तरीके से चालबाजी करके, प्रधानमंत्री जी ने संशोधन करा करके आपने कैसे चुनाव आयोग का अध्यक्ष का चयन का प्रक्रिया आपने बदल दी, ये सबको पता है। और अभी भी आप कह रहे हो कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। निष्पक्ष काम कर रहा होता तो विपक्ष के सवालों का जवाब देता कि बताओ मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं कराया आपने, जबकि जो रिट दाखिल थी स्पष्ट था, उस रिट का कोई मतलब भी नहीं था। और इसके पहले और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन भाजपा का चेहरा पूरा उजागर हो चुका है। कितना भी टाल लो हारना पड़ेगा,
याद रखना 9 की 9 सीटें आप हारने जा रहे हो और डर अच्छा लग रहा है हम लोगों को, हम समाजवादियों को और इंडिया के अलायंस के लोगों को। आपकी दहशत हम लोगों को अच्छी लग रही है। इतना ही डर चाहिए हम लोगों को 27 तक। यही डर बनी रहेगी तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। और ये डर हम सबको पूरा उत्तर प्रदेश के आवाम को बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाजपा जी कैसे डर रहे हैं। अब मैंने सवाल पूछा था कि बहराइच में दंगा कराने वालों का नाम उजागर बीजेपी के विधायक ने किया, बकायदा उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई, बकायदा साक्ष्य दिया, बता दो क्या कार्रवाई करी आपने। और मैं सवाल पूछ रहा था तो आपने कहा मनोज पांडे को या पवन पांडे जी को किसी ने थप्पड़ मारा था। अरे भाई कार्रवाई हुई होगी तुरंत। आप मुझे बताओ बेचारा आपके सत्तारूढ़ का विधायक लतियाया जा रहा है, मुख्यमंत्री का सजाती लतिया रहा है, विधायक बेचारा दर दर भटका, आज भी भटक रहा। उसकी एफआईआर 8 दिन बाद लिखी गई। अगर सपा की सरकार होती तो कानून व्यवस्था का आपको दिखाया जाता कि कानून का क्या राज होता है। लेकिन आप मुझे बताओ महिलाओं के साथ दुराचार करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई करी आपने? आप मुझे बताओ धनंजय सिंह के खिलाफ बहुत सारे केसेस है, आप क्या कार्रवाई करोगे? आपका चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। और याद रखना विवेक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी आपसे गठबंधन की है, जयंत चौधरी जी को भी निपटाने का काम करेगी, उनको भी उनकी राजनीतिक हैसियत का निपटाने का काम करेगी। ध्यान रखना बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, बहुत चालू पार्टी है, जिससे गठबंधन की तो खत्म करके छोड़ी है। तो अगला नंबर याद रखना, आप उत्तर प्रदेश में हो, आप आरएलडी से हो, मेरी शुभकामनाएं जरूर हैं। लेकिन बीजेपी आपको याद होगा लठ बजाई थी, उस समय समाजवादी लोग खड़े होकर के लाठियों का जवाब दिए थे और आदरणीय जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किए थे। लेकिन वो बीजेपी के लोगों के साथ आप मिलकर के दोस्ती को भी जो आपने विश्वासघात के रूप में बदलने का काम किया। चलिए चंचल जी, ठीक है। विवेक जी अब जवाब दे दीजिए आप दोनों के सवाल। पहले तो मैं चंचल भाई का ही जवाब दे दूं, चूंकि अंतिम इन्हीं का वो सवाल था। भैया निपटाने में बड़ा बिलीव करती है समाजवादी पार्टी, जैसे आदरणीय शिवपाल चाचा जी को निपटाया था इन लोगों ने। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को चाचा हमारे साथ हैं, पार्टी चाचा की फिक्र मत करो, आप फिक्र करो आदरणीय जयंत चौधरी जी का, जो बेचारे रेडियो में प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। 1 सीट तक उनको सिमटा दिया गया है। बताओ कहां प्रचार करने के लिए जा रहे हैं जयंत चौधरी जी? उनसे कह दिया कि केवल अपनी सीट आप देखो, अपना घर केवल बचा लो, वही बहुत है। मैं वही कह रहा हूं कि इनको निपटाने में समाजवादी पार्टी बड़ा बिलीव करती है। समाजवादी पार्टी ने चूंकि कई बार निपटाया है अपने ही लोगों को, तो समाजवादी पार्टी को अनुभव अच्छा है इसका। और आदरणीय सुधा मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात की, भविष्यवाणी हुई थी। ये भविष्यवाणी बिल्कुल वैसी हुई होगी जैसे कि इंदिरा गांधी जी को अचानक भविष्यवाणी हुई थी कि देश में इमरजेंसी घोषित करना है और अचानक इमरजेंसी घोषित हो गई थी। ये बिल्कुल वैसे। अरे मैंने सवाल पूछा था कि बिहार में क्यों नहीं चला चुनाव? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है तो बाई इलेक्शन बिहार में क्यों नहीं चला? जिसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, आज ये सवाल भी नहीं उठा पाते उस पर सही तरीके से। आज का जवाब है नहीं, देखिए बस दौड़ते रहो, कभी पहुंच जाओ मुगल काल में, कभी अंग्रेजों काल में, कभी कहीं कभी कहीं। अरे कभी तो तथ्यों वाली बात कर सकने की हिम्मत पैदा कीजिए। आपसे कैसे होगा? अभी तक कुछ महीने तक आप सपा के साथ थे, अब आप चले गए उधर, अपना पार्टी बदल लिया आपने, पार्टी बदल ली, सोच ही बदल ली है। इनको यही नहीं पता कि कौन सा सवाल किससे किया जाता है। अरे आपको पता ही नहीं कि उत्तर क्या देना है, बस बैठ गए भाई। मैं तो ये पूछूंगा, आपके पास ही आएंगे। नहीं वो ये सवाल की आप एंकरों का भी कर्तव्य होता है कि जब मूल बातें को रोक दिया जाए। आज के प्रश्न का उत्तर आज का होता है। रोक देती हूँ सुधा जी, लेकिन सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। अब वो जब मेरा प्रश्न आज का है तो उत्तर आज का दीजिए ना, जिससे मैं जीवित हूँ आप जीवित हैं। आज का कल का क्या होता है? मैं कह तो रही हूँ आज मैं जीवित हूँ, आज का उत्तर दो। उत्तर ही नहीं आपके पास, थोड़ी रखे जाएंगे जीवित आज में वो बात करो पुरानी जाएंगे क्या? एक भी बात का उत्तर है नहीं आपके पास, बस बोले जा रहे हो। चलेंगे क्या डिबेट करने के लिए? ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा जागरूक बनिए, तो बार बार प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। जिससे मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि चितपावन मेरे से नहीं सवाल आपसे पूछा, कांग्रेस उत्तर दीजिए। तो उस पूरे वृत्तांत पे लिखी हुई किताब से लेकर के हर चीज को प्रतिबंधित क्यों कर दिया था? बताइए ना, क्या वो भी आपको मेरे प्रश्न का उत्तर पहले यहाँ दे दीजिए, भविष्यवाणी हुई थी क्या? सुधा जी बताइए ना। कांग्रेस चुनाव के की काले तारीखों को कारनामों क्यों के बदला? परिंदे क्या बहुत बड़े कार्रवाई हुई थी? हैं। अब आप सवाल उठाएंगे तो जवाब दीजिए। समाधि इसे कहते हैं। एक सवाल जब पूछूंगा किसी तथ्य के बारे में जानकारी ना हो तो विवेक जी मेरा सवाल है आपसे। विवेक जी, इस देश में मैं तो एक सवाल बार बार पूछूंगा। अरे जिस देश में जब जिंदा है उसकी बात कर लीजिए, आज का उत्तर दे दीजिए अगर उत्तर हो तो। विवेक जी सपा का तो ये कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है, 9 में 9 सीट। आप लोगों की क्या तैयारी है? विवेक जी मेरा सवाल है आपसे। सपा का तो
कहना है 9 में से 9 सीट जीत जाएंगे वो लोग, तैयारी पूरी है। इस बीच एनडीए की क्या तैयारी है? भाई देखिए, परिणाम सामने आ जाएंगे, चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ना, ये कहने में बिलीव करते हैं, हम करने में विश्वास करते हैं। ये कह करके ये इनकी राजनीति ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित है, हम तो करके दिखाएंगे। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, जयंत चौधरी जी किसान आंदोलन में गए थे तो इन्होंने बचा। जयंत चौधरी जी जब किसान आंदोलन में गए थे और आरएलडी के कार्यकर्ता जब उनको उस समय लाठियां खा रहे थे उनके साथ, तो ये ट्विटर खेल रहे थे। वो घटना भूला नहीं है कोई। और सोशल मीडिया से लेके हर पत्रकार के पास वो फुटेज उपलब्ध है कि किस तरह से घर के बाहर निकल के फिर घर में चले जाना, तो जाके समझौता कर लिया बीजेपी से, जनता के बीच में जाकर भैया हमको मार नहीं खाना है, मुझे बचा लो, अब अपने शरण में ले लो, यही हालत कर दी। किसी भी विषय पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड आज के समय में, आज के दौर में केवल तुष्टीकरण करने के उद्देश्य से। अरे चवन्नी नहीं हूँ, पलट नहीं जाऊं, जोड़ोगे तो बचोगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, किसको जोड़ेंगे आप? आपके पीडीए में न, आपका पीडीए का पी और डी की बात तो ये करते हैं, ए में ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ए में ये हर बार अलग। अरे पीडीए में याद कर लो, बता दे पंडित जी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगला पीड़ित, आधी आबादी सब है। घोषित किए, सब एक ही वर्ग के थे, तब इनको पीडीए नहीं याद आया। और जैसे ही प्रत्याशी घोषित होते हैं, भाई देखिए, माँ के दूध और पता नहीं कैसी भाषा सामने आने लगती है। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, अराजकता अगर आपकी राजनीति का हथियार है तो भाई प्रदेश और देश इस अराजकता को स्वीकार नहीं करेगा। कोई भूला नहीं है अभी। जी ठीक है चंचल जी। देखिए सभा जी, सभा जी, देखिए बीजेपी की हालत ये हो गई। खैर बीजेपी प्रवक्ता कोई नहीं है, विवेक भाई बेचारे कितना उनको डिफेंड करेंगे। मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, बस से बदतर हालात में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर आए दिन गैंगवार, मर्डर न हो रही हो, लूट न हो रही हो। इसी राजधानी में घटनाएं घट रही हैं, कस्टडी में 2-2 डेथ हुए, आपको देखा होगा आपने। अभी देवरिया जिले में सरेआम दीपावली के दिन 9 गोली मारी जाती है जड़ी सिंह को, आपको याद है। और ये इतनी विभत्स घटनाएं हो रही हैं। अगर हम बात करें, ये बलात्कारियों की, समझिए बलात्कारियों का सम्मान समारोह कराने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा बीजेपी का इतिहास, आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको बीजेपी ने गले लगाने का काम किया। नवाब मलिक वाले मैटर में कहते थे कि दाऊद इब्राहिम से साठगांठ है, प्रफुल्ल पटेल को बताया इन्होंने इकबाल मिर्ची से संबंध है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आज प्रफुल्ल पटेल इनके पार्टी के साथ जुड़ करके शासन सत्ता में है। क्या बात करोगे यार? भ्रष्टाचार के ऊपर बीजेपी को बोलने का हक नहीं है। अब आप पंडित जी चुप रहो, मैं पंडित जी चुप रहो, आप मत अपने आप को दुर्बल करो। सुनिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप बताओ हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम सुने हो? हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम सुने हो? नारायण राणे का नाम सुने हो? अशोक चौहान का नाम सुने हो? शुभेंदु अधिकारी का नाम सुने हो? मुकुल राय का नाम सुने हो? आप बताओ भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आप बताओ पत्रकार अभी जले हैं, पत्रकार को भी नंगा करके मारा है। कल बताइए, कल नंगा करके मारा है भाई पांडे जी। अंधभक्ति वाला चश्मा हटाओ आप पर से, दिख जाएगा। कल जो है, अभी पत्रकार को केवल उसने सही रिपोर्ट दिखाने की गलती की, 2 पत्रकारों को नंगा करके पीटा गया। पांडे जी, अंधभक्ति वाला चश्मा हटाओ। अरे भाई अभी आपने देखा नहीं लग रहा है। करने की बात समझिए। आखिरी कमेंट नवेद जी से लेना चाहूंगी। नवेद जी, जिस तरह से वार पलटवार का दौर जारी है, पहले बयानबाजियां भी हुई, फिर पोस्टर वॉर जारी है, फिर मायावती का भी बयान सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? इन सबको किस तरह से देखते हैं? यूपी की राजनीति की बात करें तो अभी यूपी की राजनीति का रुख किस तरफ है? मुख्य बात यह है जिस पर आप चर्चा कर रही हो उपचुनाव के ऊपर, उसका एक पॉलिटिकल नया मुद्दा बन गया, जिसका जिक्र आपने भी किया। जिस तरीके से तारीखों में फेरबदल किया गया है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बनने जा रहा है। और आपने बता भी दिया, आपने सुना भी दिया, अखिलेश यादव का ट्वीट इस पर आ गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार ये कह सकती है, भाजपा ये कह सकती है कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है कि उसके विवेक पर चुनाव होता है। लेकिन अगर कोई संवैधानिक संस्था गलत फैसला करती है, कुतर्क करती है, बिना तर्क के कोई फैसला करती है, तो पूरे देश का नागरिक सवाल करेगा, पत्रकार भी सवाल करेगा, विपक्ष भी सवाल करेगा, और सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दल को भी सवाल करना चाहिए। इस वक्त विवेक भाई को भी ये सवाल करना चाहिए आयोग से कि आखिर बच्चा जानता है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो राजनीति नहीं भी जानता है, वो भी जानता है कि जब आयोग कोई चुनाव की तारीखें तय करता है तो 3-4 बिंदुओं पे वो विचार करता है। कोई त्योहार है क्या नहीं है, मौसम कैसा होगा,
फसल कटती है क्या नहीं कटती है, लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक व्यवस्था है क्या नहीं है, इन बिंदुओं को तारीख तय होती है। और बिल्कुल सुधा जी ने सही कहा कि आकाशवाणी होकर थोड़ी कोई चुनाव किसी त्योहार की डेट आती है। आज किसी वक्त हम बता सकते हैं कि अगले साल कौन सा चुनाव किस तारीख को होगा, कौन सा त्योहार, दिवाली कब होगी अगली वाली, ईद कब होगी, होली कब होगी, क्रिसमस कब होगा, ये सारे त्योहार पता होते हैं। क्या आंख बंद करके मैं कड़े शब्दों का बड़े शब्द इस्तेमाल करो, भांग खा के क्या तारीखें तय की गई थी, क्यों नहीं हम सवाल कर सकते हैं? संवैधानिक संस्था है तो होगी, हम देश के नागरिक हैं, हम सरकार बनाते हैं और सरकार का वो एक हिस्सा होती है, वो एक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेती है। आखिर उसने ये तारीख क्यों रखी थी? और अगर उसने उसका एक तर्क है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी और रालोद के कार्यकर्ताओं ने ये मांग की, तो ठीक है, फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि ऐसा मत करिए, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं, हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूलों में पढ़े हैं, हमें पता है कि हम जब परीक्षा देने की तैयारी करते हैं तो हमारी परीक्षा अगर बहुत आगे बढ़ जाए और बहुत पहले हो जाए तो हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है, हमारे साथ नुकसान, हमारे साथ अन्याय हो जाता है। चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ये भाजपा को भी ये सवाल करना चाहिए, रालोद को भी, कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को भी। तुम होगी संवैधानिक संस्था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आंख बंद करके कोई फैसला करोगे। जवाब दीजिए, त्योहार का तर्क कैसे दे रहे हैं? क्या त्योहार पहले पता नहीं था? और अगर आप भारतीय जनता पार्टी और रालोद का तर्क दे रहे हो तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी आप मांग कर देगी, आपको चिट्ठी भेज देगी, फिर आप कहां रहोगे? फिर यही तो कहा जाएगा जो पूरा देश कह रहा है कि सरकार के इशारों पर नाचती है संवैधानिक संस्थाएं, कठपुतली बन गई है। शर्म आना चाहिए ऐसी संस्थाओं को। चलिए ठीक है, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। दरअसल जो उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले थे यूपी में, अब उसका डेट बदल चुका है। अब 20 नवंबर को उपचुनाव हो रहा है, जिसे लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आ गया है। हालांकि इन सब के बीच अब बयानबाजियां और तेज हो गई है। अब उपचुनाव से पहले क्या बड़ा होने वाला है यूपी की सियासत में, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।